आप सभी को नमस्कार और आप सभी का वेलकम है हमारे इस जोरदार शानदार आरपीएफ एग्जाम सीरीज में। आज हम 5वें नंबर की क्लास कंप्लीट करेंगे और मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। जैसे हमने सफ़र को शुरू किया और हमें यह अनुमान नहीं था कि ये चीज़ इतना बेहतर जाएगा, और ये समझ लीजिएगा जैसे हमने एक अनुमान लगाया कि मैं इस तरह से कुछ वीडियो स्टूडेंट्स को करवाता हूँ जिससे कि पिछले 5-6 साल में जो भी एसएससी टीसीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उन सारी एग्जाम्स में किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन के अकॉर्डिंग हम मुझे समझ में आता है कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप इन जितने भी क्लासेस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं उन क्लासेस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, तो एक एक सिंगल वीडियो के सिंगल क्वेश्चंस को आप अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहे और इनको क्लियर करेंगे। आपको मेरा ये प्रॉमिस है, आप जब 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आरपीएफ का एग्जाम देंगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, 10 तक की क्लासेस की भी जरूरत नहीं है। मतलब कि जो मेन क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो लगभग इन 4-5 क्लास में हो जाएगी। इस वाली सेम सीरीज की शायद एक क्लास और हो सकती है, उसके बाद फिर हम कुछ अलग करेंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे। एक हम ये वीडियो भी रखेंगे कि पिछला जो आरपीएफ एग्जाम लगा था उसमें से जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे मैथ के क्वेश्चंस में बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से थे। हाल ही में जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम्स लगा उन एग्जाम्स में भी बेस्ट मैथमेटिक्स के कौन से क्वेश्चन थे जो आपके सामने हम रख सकते हैं, जिनसे आपको फायदा हो सकता है नेक्स्ट वाले एग्जाम में। ओके, तो चलो जोश और एनर्जी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज के हम इस वीडियो में कौन से 20 क्वेश्चंस मैथ के हमने सेलेक्ट किए हैं देखिएगा। ओके भाई, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, एक रेगुलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से दूर जाने लगता है। तो अगले दिन वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। चलो भाई, एक रेगुलर टाइम स्पीड का एक क्वेश्चन होता है। बाकी देखो, मैं इतने सारे पेपर्स के क्वेश्चन में देखता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेसिक होता है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस और कैलकुलेशन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन का बेटर सॉल्यूशन होगा देखिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये है कि दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए जैसे बेसिकली यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है। अब 10:30 बजे 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 मिनट बाद ए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलना शुरू करता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 30 मिनट बाद 10:30 बजे के 30 मिनट बाद अगर ए बी की तरफ चलना शुरू करता है तो ए चलना शुरू करता है कब भाई? सुबह की बात चल रही है, इसका मतलब है 11 AM पर चलना स्टार्ट करता। यानी 11 AM पर ए जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलना शुरू करता है। और आगे इसने बोला है कि जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से दूर जाने लगता है। ठीक है भाई, तो ये जो बी है, मतलब बी इस स्थान पे है और यहां से बी 12 बजे बी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से दूर जाने लगता है। मतलब इस बात का ये हुआ कि उनकी दिशा समान है, यानी वो भी इसी दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है सवाल में कि ये दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो चलो भाई, इन दोनों के बीच में गैप था 220 किलोमीटर। आप जानते होंगे, इतना समझते होंगे कि ऐसे वाले क्वेश्चन जिनमें दो व्यक्ति एक दूसरे के या तो विपरीत दिशा में चलते हैं या समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे वाले प्रश्नों में सापेक्ष चाल होती है। ठीक है भाई, और मिलने के लिए बीच में जो गैप होता है उसको देखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है यहाँ पे टाइमिंग की। भाई इन सारे क्वेश्चनों में सबसे खास बात टाइमिंग की होती है। जैसा आप देख पा रहे हो कि ए जो है वो सुबह 11 बजे चला है और बी जो है वो 12 बजे चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में जो 1 घंटा होगा उस 1 घंटे में ए ने 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो इसका मतलब 11 बजे ए यहाँ पे था और ये समझ लीजिए वो 1 घंटे बाद ये समझ लीजिए वो यहाँ पे आ जाता है। और इस 1 घंटे में ए यानी 11 से 12 बजे में ए यहाँ से यहाँ तक आता है और उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। मतलब 1 घंटे में दूरी तय करेगा वो 40 किलोमीटर।
अब जब ए जो है वो 11 बजे यहां से 40 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पे आ जाता है, उसी समय बी जो है वो इस वाले स्थान से 12 बजे, यानी 12 बजे बी इस वाले स्थान से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके आगे या उसी दिशा में आगे चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब ए और बी चलना स्टार्ट करता है तो उनके बीच में जो दूरी थी वो कितनी होगी, तो 220 टोटल दूरी थी, उसमें से 40 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और ओवरऑल मिला के 180 किलोमीटर इन दोनों के बीच में गैप होगा। अब 180 किलोमीटर इन दोनों के बीच में गैप है, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर आगे जाएगा, ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर आगे जाएगा, तो इनकी चालों का अंतर होगा। ठीक है, तो यानी कि इनकी सापेक्ष चाल जो होगी वो 40 माइनस 30 होगी, जो कि कितनी होगी भाई, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका मतलब ये हुआ भाई, इस बात का मतलब ये है कि 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, तो हर 1 घंटे बाद में ये जो 180 किलोमीटर का गैप था वो 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो ये जो 180 किलोमीटर की जो बीच में फासला है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर कवर होगा या कम होगा तो अगले 18 घंटे बाद ये बीच का जो गैप होगा वो कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 घंटे बाद ये जो ए है वो उसी दिशा में जो बी आगे जा रहा है उसको पकड़ लेगा या उससे मिल लेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, 18 घंटे बाद का टाइमिंग होगा। अब आपको पता है 12 AM के बाद की बात चल रही है, सॉरी 12 PM हो गया ये। ठीक है, तो 12 PM से 18 घंटे बाद अगर आप बात करोगे तो देखो 12 PM से 12 घंटे बाद 12 AM हो जाएगा, और फिर 12 AM से 6 घंटे बाद अगर आप बात करोगे बेसिकली यहाँ पे तो 6 AM टाइम होगा। इसका मतलब है अगले दिन सुबह 6 बजे या 6 AM पर एक दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी वो समान दिशा की सिचुएशन थी। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें दिशा विपरीत होती है, तो अगर यहीं पे इन दोनों की दिशा विपरीत होती तो विपरीत वाली कंडीशन में सिर्फ एक जगह चेंजेस होता कि अगर दोनों की दिशा विपरीत होती तो फिर ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर उसी दिशा में या विपरीत दिशा में आता, तो फिर इनकी जो सापेक्ष चाल होती वो 40 माइनस 30 के बजाय 40 प्लस 70 होती, 40 प्लस 30 70 होती, और फिर 180 किलोमीटर की दूरी को दोनों मिलकर 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से कवर करते हैं। तो फिर 180 में 70 का भाग देते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनका टाइमिंग उस हिसाब से पॉइंट होता। ठीक है, तो काफी बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलर सवाल है, आप इसको कवर कीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड का एक रेगुलर टाइप है। यदि एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे टाइम स्पीड का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप अगर ट्रेन वाले सवाल अलग करोगे, नावधारा के सवाल अलग होंगे, दौड़ वाले सवाल अलग होंगे, बाकी जो बहुत सारे बेसिक सवाल बनते हैं जैसे औसत चाल आप कर लोगे, ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे बेसिक सवाल बचते हैं, उन बेसिक सवालों में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादातर यूज होता है, मतलब काफी सारे क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब टाइम स्पीड में ऐसा क्वेश्चन मैं ज्यादातर फेस करता हूं बहुत सारा, जिनमें एक खास बात ये होती है कि दूरी समान होती है। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करे, तो आपको फोकस करना है इस वाली बात पे, मतलब कि समान दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 13 किलोमीटर पर आवर की इन चालों से वो जो दूरी तय कर रहा है वो दूरी समान है। तो एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि जब मेरे सामने ऐसा कोई सवाल आए जिसमें दो अलग अलग चालों से अगर समान दूरी तय की जाए, यानी कि समान दूरी हो, तो इस वाले सिचुएशन में आप एक बात ध्यान रखिएगा, समय का चाल व समय का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो चाल और समय का जो रेशियो होता है, चाल और समय का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं मेरे पास क्या है, चाल है, यानी उसकी दोनों चाल है, 12 और 13 दो चाल है। तो अब चाल और समय का रेशियो एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो हम यहाँ से चाल का रेशियो बनाएंगे। देखो भाई चाल का रेशियो हो गया 12/13। अब अगर चाल का रेशियो 12/13 होगा तो इन्हीं चालों से उस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उस समय का रेशियो जो होगा वो 13/12 होगा। ठीक है, मतलब कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस दूरी को तय करने में लगा समय 13 यूनिट है, और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दूरी को तय करने में लगा समय 12 यूनिट है। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस दूरी को तय करने में लगा समय 2 घंटे 10 मिनट है। तो 2 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है 130 मिनट। ठीक है भाई, हर घंटे में 60 मिनट होगा तो 130 मिनट हो गया। मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस दूरी को तय करने में लगा समय 130 मिनट है। इसका मतलब ये 130 मिनट जो होगा वो 13 यूनिट का मान होगा।
यानी 13 यूनिट का मान 130 मिनट है, तो यहां से आप कह सकते हो कि 1 यूनिट का मान 10 मिनट होगा, तो फिर 12 यूनिट का मान कितना होगा, 120 मिनट होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है सवाल में कि 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो 120 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो काफी सिंपल सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो इसको आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टाइम स्पीड के बाद में हमने अगला क्वेश्चन लिया है टाइम एंड वर्क का, और टाइम एंड वर्क में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि पी क्यू आर अकेले काम को क्रमश से 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और क्यू पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। देखो बेसिक टॉपिक होता है, मैंने आपको बताया टाइम स्पीड टाइम एंड वर्क के टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। आप जो भी सवाल मिले उसका समय मिले उसका आप एलसीएम या फिर रेशियो बना के आप पूरा काम और कार्यक्षमता का रेशियो बनाएंगे, फिर बाद में एक भाषा होगी और भाषा के अकॉर्डिंग आप सवाल कर सकते हैं। काफी ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चनों में मुझे ये मेजोरिटी मिली, मतलब कि ऐसे वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं जिनमें 2 या 3 व्यक्ति मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन लिया, बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि पी क्यू आर अकेले कार्य को क्रमश से 12, 15, 20 दिन में पूरा करता है, यानी कि आपको पी क्यू आर का समय दे रखा है। और कोई भी सवाल में अगर आपको पी क्यू आर 3 लोग हैं जिनका समय दे रखा है, तो हम इस पी क्यू आर के समय से कार्यक्षमता, इनकी कार्यक्षमता और पूरा काम का डाटा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कर लेते हैं। जैसे भाई पी क्यू और आर 3 लोग हैं जो किसी काम को क्रमश से 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एलसीएम एक बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा, तो ये जो 60 है ये पूरा काम है। फिर इस पूरे काम में इन 12, 15, 20 वाले समय का भाग देंगे, तो इनकी कार्यक्षमता 60 मतलब 5 हो गई, ये 4 हो गई और ये 3 कार्यक्षमता हो गई। तो 5, 4, 3 इनकी कार्यक्षमता है और जो टोटल काम है वो 60 यूनिट है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, और पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और क्यू जो है पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ता है। तो चलो थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आए, तो क्वेश्चन अगर आपसे थोड़ा सा प्रॉपर नई अंडरस्टैंडिंग में हो तो आप एक छोटा सा फॉर्मेट यूज करके इसको समझ सकते हैं। मतलब मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट बता रहा हूं। आप ये मान लीजिए काम यहां से शुरू होता है और यहां पे काम खत्म होता है, मतलब काम यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके काम खत्म हुआ। जब काम शुरू हुआ मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल 60 यूनिट काम हुआ है। जब काम शुरू हुआ था तो पी क्यू आर 3 लोग मिलकर काम शुरू करते हैं। हमें ये नहीं पता कि इन पी क्यू आर तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, लेकिन ये काम करते जा रहे थे करते जा रहे थे, और जैसे ही काम समाप्त होने में 8 दिन बच गया, तो ये काम समाप्ति वाला डेज है भाई। भाई यहाँ पे जाके काम समाप्त होगा, तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ये वाला दिन है, तो ये गैप कितना है, 8 दिन का गैप है। तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले कौन काम छोड़ता है भाई, पी ने काम छोड़ दिया यहाँ पे। अब अगर पी काम छोड़ देगा तो आपको पता है आगे जो काम को बढ़ाएंगे वो क्यू और आर बढ़ाएंगे, तो क्यू और आर काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसने खुद बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्यू पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब पी यहाँ पे गया, तो इसके 5 दिन बाद, तो क्यू और आर ने मिलकर सिर्फ 5 दिन काम किया, और 5 दिन बाद जो है वो क्यू ने काम छोड़ दिया, तो क्यू 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो बचा कौन भाई, तो लास्ट में आर बचा। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का गैप 8 दिन का था, 5 दिन हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 दिन हो गया। ठीक है, तो ये काम की प्रक्रिया है। मतलब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि लास्ट वाले 3 दिन में आर अकेला काम करता है, उससे जस्ट 5 दिन पहले, उससे जस्ट पहले वाले 5 दिन में क्यू और आर ने मिलकर काम किया, और इन 8 दिन में जितना काम होगा उसको छोड़कर बाकी जो काम बच गया, उस बाकी बचे काम को पी क्यू आर ने शुरुआत में एक साथ मिलकर किया। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेंगे भाई कि लास्ट वाले 8 दिन में कितना काम हुआ, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यही पता करना है कि ये जो पी क्यू आर है तीनों ने एक साथ मिलकर यहां से यहां तक का जो काम किया है वो कितने दिन में किया है। तो सबसे पहले आर 3 दिन में कितना काम करेगा, तो अगर आर एक दिन में 3 काम करता है तो वो 3 दिन में 3 इंटू 3 का मतलब 9 काम करेगा। क्यू और आर मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो क्यू और आर मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 5 दिन में भाई एक दिन में अगर 7 काम होगा तो 5 दिन में 35 काम होगा। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे 44 काम हो गया भाई, मतलब कि लास्ट वाले 8 दिन में 44 काम हुआ। तो हम 60 में से 44 घटा के पता कर सकते हैं शुरुआत में पी क्यू आर तीनों ने एक साथ मिलकर जो काम किया वो कितना काम था भाई, 16 काम था। तो तीनों ने एक साथ मिलकर 16 काम किया, और तीनों ने एक साथ मिलकर 16 काम किया है, और तीनों की टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12 है। ठीक है, तो अगर 12 इनकी कार्य क्षमता है तो 16 काम कितने दिन में होगा, उसके लिए आप 12 में 16 का भाग देंगे, 16 में 12 का भाग देंगे तो 4 बटा
3 दिन होगा। मतलब पी क्यू आर ने शुरुआत में एक साथ मिलकर 4/3 दिन काम किया, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का 4/3 तो ये हो गया, और लास्ट का 8 दिन का समय ये हो गया। तो ओवरऑल मिला के जो टोटल काम का समय होगा वो 8 3 24 और 4 28/3 दिन होगा, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके ठीक है, तो मतलब ये एक रेगुलर पॉइंट है, हमें भी पता है क्वेश्चन आप कर लेते होंगे, बट हम एग्जाम सीरीज के प्रोसेस में रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे सही से पता है या नहीं है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज के टॉपिक का एक क्वेश्चन है, और आप सभी ने बहुत बार देखे होंगे क्वेश्चन, जब वो आय खर्चा और बचत से रिलेटेड एक रेशियो में सवाल पूछता है। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग पूछता है। तो क्या क्वेश्चन है, पी की जो आय है वो क्यू की आय का 150% है, पी का जो व्यय है वो क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय के 20% की बचत करता है तो पी अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में आप देखो, ठीक है थोड़ा परसेंटेज में सवाल पूछ रहा है तो वो अलग है, बाकी अगर रेशियो में पूछता कि भाई इनकी बचत का रेशियो क्या होगा, तो एक बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूं जिससे कि हर किसी सवाल में आप कर सके। देखो ज्यादा मॉडरेशन वाला प्रोसेस जो होता है वो कुछ सवालों में लगे कुछ में ना लगे, वो अलग बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि पी की जो आय है वो क्यू की आय का 150%। तो इससे क्या होगा, इससे पी और क्यू की आय का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी और क्यू की आय का रेशियो आएगा 150% का मतलब है 150/100 है, तो रेशियो बनेगा 3/2 का। तो ये जो 3/2 है ये पी और क्यू की आय का रेशियो है। उसके बाद ये बोल रहा है कि पी का जो व्यय है वो क्यू के व्यय का 60% है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इनके व्यय का रेशियो भी निकाल सकते हैं। पी और क्यू के व्यय का रेशियो कितना होगा, तो पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, तो 60/100 का मतलब ये भी 3/5 होगा। ठीक है, 3/5। ओके भाई, तो ध्यान रखिएगा ये आय का रेशियो है और ये इनके व्यय मतलब खर्चे का रेशियो है। अब एक लैंग्वेज इसने और बोला है कि क्यों अपनी आय के 20% की बचत करता है। तो क्यों अपनी आय का 20% बचत करता है, इस बात का मतलब ये हुआ कि उसकी बचत 20% है, मतलब 1/5 भाग है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो आय है अगर वो 5 यूनिट है तो उसकी बचत 1 यूनिट है, तो उसकी जो आय और व्यय का जो उसकी आय और व्यय का जो रेशियो होगा वो 4/5 होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि क्योंकि जो आय है वो 5 यूनिट है, अगर क्योंकि आय 5 यूनिट है तो उसकी बचत अगर 1 यूनिट है तो उसका जो खर्चा होगा वो 4 यूनिट होगा। ठीक है, एक रेशियो इधर से बन गया, ओरल प्रोसेस जो भी है। तो अब आप समझ पा रहे हो मतलब कि इस क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 यूनिट है ये क्यू की आय है, और ये जो 5 यूनिट है ये क्यू का व्यय है। तो इधर जो 4 और 5 है ये भी क्यू की आय और व्यय का ही रेशियो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्यू की आय 2 यूनिट है और यहाँ पे क्यू की आय 5 यूनिट है, तो हमें इस 2 और 5 को इक्वल करना है, रेशियो को इक्वल करना है। तो 2 और 5 को इक्वल करने के लिए इस वाले रेशियो को हम 5 से गुणा करेंगे, और इस वाले रेशियो अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 3 15 होगा, और ये 5 दूनी 10 होगा। तो ये वाला रेशियो 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। चलो अब आपका क्यू का जो आय था वो तो इक्वल हो गया, लेकिन आप बताएं ये जो 5 यूनिट है ये क्यू का व्यय है, यानी क्यू का जो व्यय है वो 5 यूनिट है, और यहाँ पे क्यू का व्यय कितना है 8 यूनिट है। तो हमें इस 5 को और 8 को भी इक्वल करना पड़ेगा, और ये इक्वल करने के लिए हमें इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, उसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 पंजे 40 होगा, 8 3 24 होगा, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 होगा, और ये 5 से गुणा होके ठीक है कितना हो जाएगा, भी 50 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये जो 50 बना है, यानी कि जो 10 यूनिट था वो क्यू का आय था, जिसको आपने 5 से गुणा करके 50 बना दिया। तो अगर ये क्यू का आय 50 हो गया और यहाँ पे क्यू का आय 10 हो गया, तो हमें 10 और 15 वाले रेशियो को एक बार और 5 से गुणा करना है, और जब 5 से गुणा करोगे तो ये 50 होगा और ये 75 होगा। ठीक है, तो यहां जाके आपका ओवरऑल रेशियो इक्वल हो गया, मतलब कि इधर भी आप देख सकते हो कि क्यू का जो आय है 50 है, इधर भी 50 है, ऐसा ओवरऑल मिला के रेशियो इक्वल हो गया। अब यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि जो पी की आय है वो 75 यूनिट है, और पी का जो व्यय है खर्चा वो 24 यूनिट है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी जो है वो अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है, तो सबसे पहले हम उसकी बचत निकालेंगे। तो अगर पी की आय 75 है, पी की आय 75 है, उसका खर्चा 24 है, तो उसकी जो बचत होगी उसके लिए आपको 75 में 24 घटाएंगे। तो 75 में 24 घटाएंगे तो आएगा 51 यूनिट आएगा भाई। तो पी की जो बचत है वो 51 यूनिट है, और ये 51 यूनिट उसकी जो बचत है वो उसकी आय 75 का कितना परसेंट है, तो हम 75 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे। तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 17 होगा, और 17 चौक 68% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ओके भाई,
ठीक है, तो ज्यादा इसमें वक्त हमने दिया नहीं, तो बट रेगुलर बताना था हमें भाई कि रेगुलर जो सवाल होता है उसको बताना था, और ये इसी तरह से सवाल का कॉन्सेप्ट बन पाएगा आपका। जैसे इस क्वेश्चन में तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है कि पी की आय का कितना परसेंट बचाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में बचत का रेशियो पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में बचत का रेशियो पूछता है। तो अब आपको पता है कि जब ये 75 और 50 पी और क्यू की आय है, 24 और 40 पी और क्यू का खर्चा है, तो आप आय और खर्चे का अंतर करके बचत का रेशियो भी बना सकते हैं। तो बचत का रेशियो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी, तो ब्याज की दर क्या है? देखो कई सारे क्वेश्चन हमने देखे, मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक रेगुलर सवाल बहुत बार रिपीट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ठीक है, और इसमें आपको क्या दे रखा है, 2 साल बाद का मिश्रधन दे रखा है और 3 साल बाद का अमाउंट दे रखा है, मतलब 2 साल बाद का और 3 साल बाद का अमाउंट दे रखा है। तो फोकस करने वाली बात यह है कि दोनों के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 1 साल का है। और जैसे वैसे तो आप टाइप पता होगा आपको कि जब भी कोई सवाल में, जब भी कोई क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछेगा तो वो क्वेश्चन में आपको 2 अमाउंट जरूर देगा। अब वो 2 अमाउंट ऐसे हो सकते हैं, या तो मूलधन देगा या मिश्रधन देगा, या 2 मिश्रधन भी दे सकता है, और दोनों अमाउंट के बीच में जो गैप होगा वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का होगा। तो अब की बार हमने क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें गैप 1 साल का हो। तो देखो आप एक बात समझेगा, मतलब कि 2 साल बाद का जो अमाउंट है वो 65-80 है, 2 साल बाद मिश्रधन 65-80 है, और 3 साल बाद मिश्रधन 78-96 है। तो बीच में गैप कितना है भाई, 1 साल का है। तो आप ये बात जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक होती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, अगर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अमाउंट था उस अमाउंट में हर साल प्रत्येक वर्ष 10-10% की वृद्धि होगी। तो कॉमन सेंस का पॉइंट ये होता है कि अगर ब्याज की दर 8% है तो हर साल आपके अमाउंट में 8% की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा पिछला अमाउंट 65-80 था और 1 साल बाद अगर अमाउंट ये हो गया, तो इन दोनों अमाउंट के बीच में जितने भी परसेंट की वृद्धि हो रही है वो 1 साल की वृद्धि है, और 1 साल की जितने परसेंट की वृद्धि होगी उसे ही हम ब्याज की दर बोलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दो लगातार वर्षों का अमाउंट दे रखा हो या बीच में एक ही वर्ष का गैप हो, तो आप ये पता कर लो कि आपके अमाउंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप बताओ वृद्धि परसेंट निकालोगे तो पहले ये पता करो कितने की वृद्धि हुई है। तो 96 में से 80 घटाओगे तो 16 बचेगा, 78 में से 65 घटाओगे तो 8 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 1316 की वृद्धि हो रही है। यानी आपके अमाउंट में 1316 रुपए की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 65-80 में। तो 65-80 इंटू किससे करेंगे भाई, 100 से करेंगे, तो 0 से 0 घटेगा। और आप देख पा रहे होंगे 658 का ये डबल हो रहा है। ठीक है, मतलब 8 का डबल 16 होगा, 65 का डबल 130 होता है, तो ये 658 का डबल है। तो आपकी जो वृद्धि है वो 20% वृद्धि हुई, मतलब 1 साल में आपके अमाउंट में 20% वृद्धि हुई है। तो जो 1 साल में जितने परसेंट की वृद्धि आपके अमाउंट में होती है वही ब्याज की दर होती है, तो ये ब्याज की दर होगी 20%। तो जब भी 1 साल के अंतराल पे अगर अमाउंट हो, आप वृद्धि परसेंट निकाल दो, वही ब्याज की दर होगी। चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन हमने लिया है। देखो मेंसुरेशन में मैंने आपको बताया था फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आप कर लोगे। कुछ पैटर्न वाइज क्वेश्चन होते हैं, उनको हम बता देते हैं। जैसे एक तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है मेंसुरेशन में पूछने वाला, जो कि रेशियो का क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन बेलन और शंकु के पूछे जाते हैं। तो जैसे 2 बेलन है जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या है। तो कैसा आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान से एक बार देखिएगा। 2 बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, सबसे पहले त्रिज्या रेडियस का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 6:5 है, यानी आर का अनुपात 6:5 है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो कितना है भाई, ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा फॉर्मूले में, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले बेलन का आयतन और दूसरे वाले बेलन के आयतन का रेशियो बनाना। तो जब आप आयतन का रेशियो बनाते हो तो रेशियो में क्या होता है, ये पाई की तो कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, क्योंकि पहले वाले बेलन के आयतन में भी पाई होगा, दूसरे वाले बेलन के आयतन में कॉमन होगा पाई। तो जो कॉमन होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप दिमाग में ये बात रख सकते हो, याद नहीं भी होता है तो फॉर्मूले से बना सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बेलनों के आयतनों का जो अनुपात होगा वो उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर को ऊंचाई से गुणा करने पे आएगा। और ये सेम कंडीशन ध्यान रखिएगा बेलन में भी होगी और ये सेम कंडीशन शंकु में भी होगी।
क्योंकि आप जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालोगे, दो शंकु के आयतनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो में 1/3 पाई तो कट जाएगा और आर स्क्वायर एच ही बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली यहाँ पे कि दो बेलन हो या दो शंकु हो, उनके आयतनों का अनुपात जो होता है वो आर स्क्वायर एच होता है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। तो जब मेरे पास आर और एच का मान है और आपसे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, आर स्क्वायर एच निकालना है। और आर स्क्वायर एच निकालने का मतलब है त्रिज्या का स्क्वायर करो, त्रिज्या वाले रेशियो का स्क्वायर करो और ऊंचाई से गुणा करो। तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई किससे, 2 से, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई किससे, 3 से। भाई 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 12 दूनी 24 अनुपात 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली एक आसान सा सिंपल सा पॉइंट है। और एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं, ये उल्टा क्वेश्चन भी होता है, मतलब कि जैसे कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात देके आयतन का पूछ लेगा। कल को ऐसा भी हो सकता है कि दो बेलन है जिनके आयतनों का अनुपात 24:25 है, ये दिन की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो ऊंचाई का अनुपात बताओ क्या है, ऊंचाई का अनुपात ये, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर आयतन का अनुपात दे रखा हो तो ध्यान रखेगा आयतन वाले अनुपात में आप, यानी कि आर स्क्वायर एच दिख रहा है पे, अगर आप आर स्क्वायर एच में आर स्क्वायर का भाग दोगे तो एच आ जाएगा, और एच का भाग दोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊंचाई वाले अनुपात का भाग देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का भाग देंगे तो एच बन जाएगा। इस तरह से पैटर्न पे सवाल कर सकते हैं। ओके भाई, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो जैसे बेसिकली बात ये है कि अभी तक के जितने भी 4 वीडियो हमने किए थे, पार्टनरशिप साझेदारी का हमने सवाल नहीं लिया था। और वैसा देखा जाए तो पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो रेशियो का ही एक पार्ट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात भी करें तो थोड़े क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। फिर भी आप 1 2 3 क्वेश्चंस कम से कम आप दिमाग में रखें ताकि बेसिक क्लियर रहेगा, तो हो सकता है आपके एग्जाम में साझेदारी का कोई क्वेश्चन बन पाए। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन ये है कि 13,000 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, बीच में से कट कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक रेशियो के टॉपिक का क्वेश्चन है। 13,000 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। देखो, ये क्वेश्चन लेने का जो मतलब था वो एक छोटा सा टाइप मुझे समझाना था, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपने बेसिकली समझ रखे होंगे दिमाग में कि ये बोल रहा है एक्स के हिस्से का 2 गुना, वाई के हिस्से के 3 गुना और जेड के हिस्से का 4 गुना बराबर है। चलो क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। तो एक्स के हिस्से का 2 गुना मतलब हो गया 2x, ठीक है। एक्स के हिस्से का 2 गुना मतलब 2x हो गया, वाई के हिस्से का 3 गुना मतलब 3y हो गया, और जेड के हिस्से का 4 गुना मतलब 4z हो गया। और ये सब आपस में क्या है, बराबर। तो ये वाला कंसेप्ट आपको पता होगा कि जब 2x बराबर 3y बराबर 4z होता है और जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो यहां से x y z का रेशियो निकालने का क्या तरीका है। ओके भाई, तो बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट चलते होंगे। तो मैं एक आसान सा पॉइंट आपको बता देता हूं कि जब भी x का 2 गुना, y का 3 गुना और z का 4 गुना और बीच में बराबर का चिन्ह और आपको यहाँ से x y z का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो x y z के गुणा में संख्या ना 2 3 4, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 2 3 और 4 इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना होगा भाई, 12 होगा, और बराबर में आपको 12 लिखना है। ओके, अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2x बराबर 12 है, तो जब x का मान निकालने के लिए हमें इस 12 में 2 का भाग देना पड़ेगा। भाई ये 2x 12 के बराबर है, तो x के लिए आपको 12 में 2 का भाग देंगे, तो बराबर में हमने एलसीएम लिखा। अब यहां से अगर आपको x का मान चाहिए तो ये जो 12 है उसमें 2 का भाग दे दीजिए, यानी जो एक्स वाई जेड के गुणा में संख्या उनका भाग लगेगा। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो x का मान 6 होगा, y का मान निकालने के लिए उसी 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 होगा, और 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो ये जो 6 4 3 अनुपात आया है, ये एक्स वाई जेड का अनुपात आया। चलो भाई ठीक है, आगे आप यूनिटरी मेथड जानते होंगे। 13,000 रुपए की राशि टोटल थी, इसका मतलब ये जो 13,000 रुपए की टोटल राशि है, ये 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट के बराबर है। तो 13,000 रुपए की राशि अगर 13 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 1000 होगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, वाई का हिस्सा कितना होगा, तो वाई का हिस्सा 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4000 होगा, डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें हर एक टाइप को क्लियर करना है ताकि एग्जाम में कोई भी सिंगल सवाल मिस ना हो। चलो भाई ठीक है, एवरेज का एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं।
तो 43,120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, और आर का हिस्सा पूछ रहा है। बहुत बढ़िया टाइप का एक क्वेश्चन है ये। मतलब एवरेज के अगर देख मतलब रेशियो के टॉपिक की अगर बात करें तो जो सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात क्वेश्चन को देखने से कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो मेरी प्रॉब्लम रहता है यार, मुझे बार बार परेशान करता हो, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आज ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एक इसमें सेल्फ माइंड काम नहीं करता, मतलब आप एक छोटी सी बात होती है जिसको हम मिस कर देते हैं, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 43,120 का टोटल अमाउंट था जिसको पी क्यू आर के बीच बांटा गया है, और पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। तो इसका जो पैटर्न है सवाल देने का वो ये है कि पी का जो हिस्सा है, इसने बोला पी का जो हिस्सा है वो क्यू और आर का मिलाकर जो टोटल हिस्सा है उसका 4/7 है। इसका मतलब ये 4/7 जो है वो रेशियो है पी का अकेले का हिस्सा और क्यू और आर के मिलाकर कुल हिस्से का रेशियो है। इसी प्रकार इसने बोला है कि क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 भी है। तो जो क्यू का हिस्सा है वो पी और आर का मिलाकर जो कुल हिस्सा है उसका कितना है भाई, उसका 2/5 भाग है। तो यहाँ पे आपके पास रेशियो किसका है, क्यू का अकेले का। तो क्यू का अकेले का हिस्सा 2 यूनिट है और पी और आर का मिलाकर 5 यूनिट है। अब इस क्वेश्चन में ये जो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है। मतलब कि जैसे आपको पता है हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको पता है ये पी का हिस्सा है, क्यू प्लस आर का हिस्सा है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो ये जो 11 यूनिट है, 4 और 7 का जो टोटल 11 यूनिट है, आप समझ पा रहे हैं ये 11 यूनिट पी क्यू आर तीनों का टोटल। और इधर अगर मैं 2 और 5 को जोड़ता हूं, अगर 2 और 5 को भी जोड़ता हूं तो ये 7 दिख रहा होगा, ये जो 7 टोटल है ये भी पी क्यू आर तीनों का टोटल है। तो इस वाले रेशियो के हिसाब से पी क्यू आर तीनों का टोटल 11 यूनिट है और इस वाले के हिसाब से पी क्यू आर तीनों का टोटल 7 यूनिट है। तो हमें क्या करना है, इस टोटल को इक्वल करना है। तो टोटल को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले रेशियो को 7 से गुणा करेंगे। तो जो जो काम आएगा मैं उसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सबको गुणा करने की जरूरत है नहीं। इस वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का हिस्सा 28 हो जाएगा, तीनों का टोटल हिस्सा 77 हो जाएगा। ये वाला रेशियो 11 से गुणा होगा तो क्यू का हिस्सा 22 यूनिट हो जाएगा। बस काफी है, इतना काफी है, बाकी एक्स्ट्रा तो कोई मतलब का है नहीं। अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं पी का, क्यू का और आर का। ठीक है भाई, पी और क्यू और आर का रेशियो निकाल सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पी का हिस्सा और क्यू का हिस्सा तो डायरेक्ट मिल गया। पी का हिस्सा 28 यूनिट है, क्यू का हिस्सा 22 यूनिट है। अब तुम्हें अगर आर का हिस्सा निकालना है तो जो तीनों का हिस्सा टोटल 77 बना है, भाई 77 किसका है, पी क्यू आर तीनों का टोटल है। तो 77 में से आपको माइनस करना है पी और क्यू का हिस्सा जो 28 और 22 है। तो कितना हो गया भाई, 50 हो गया, और 50 इसमें से लेस करेंगे तो कितना होगा, 27 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पी क्यू आर का रेशियो मिलेगा। तो रेशियो को टोटल करने वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में जो भी है। अब चलो क्वेश्चन में आपसे आर का हिस्सा पूछ रहा है, आर का हिस्सा 27 यूनिट है और यहाँ पे 43,120 क्या है, तीनों का टोटल हिस्सा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो 43,120 टोटल अमाउंट है, ये 43,120 जो है वो तीनों का टोटल कितना है, 77 है। तो ये 77 यूनिट के बराबर है। और आपसे आर का हिस्सा पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 27 से करेंगे। चलो भाई ठीक है, तो देख सकते हैं आप, डिवाइडेशन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं उसको भाई, तो 11 33 हो गया, 10 बचेगा तो 11 नाम 99 और ये 2 0 हो जाएगा। फिर 7 आएगा, 7 का भाग और दे सकते हैं तो 7 पंजे 35 और फिर 7 6 का 42 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 560 इंटू 27 होगा। एक यूनिट का मान 560 को 27 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 2 होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते। और 56 को 27 से गुणा करेंगे तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक दिमाग में एक पॉइंट है, जीरो तो है ही भाई दोनों में। आपको बताइए जो 56 है वो किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अगर ये 56 4 का मल्टीपल है तो जो आंसर होगा वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इसके अंतिम 2 अंक 12 है और इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 22 है। तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। तो 15,120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ओके भाई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है, मिस हो सकता है, आप इसको क्लियर जरूर कीजिएगा। चलो भाई ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 70 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय में किस अनुपात से मिलाए ताकि मिश्रण को 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 25% का लाभ हो जाए। ओके भाई ठीक है, तो जैसे एलिगेशन का क्वेश्चन भी समझ सकते हो चाहो तो आप मिश्रण का क्वेश्चन समझ लो कि भाई 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 70 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ मिलाया है।
तो एक चाय, पहली प्रकार की जो चाय है उसकी कीमत 60 है, दूसरी वाली की चाय की कीमत 70 है, और आप इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाते हो और मिश्रण को 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 25% लाभ होता है। देखो यहाँ एक छोटी सी बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन में, एलिगेशन मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे ये, लेकिन समझने की बात ये है कि आपने पहली प्रकार की चाय को जो खरीदा है, भाई पहली प्रकार की चाय जो आपने खरीदी है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी है। तो ये जो 60 है ना, ये चीनी का सीपी है, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो चाय आपने खरीदी है वो 70 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी है आपने, तो ये जो 70 है ये दूसरी प्रकार की चाय का सीपी है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर आप मिश्रण बनाओगे तो उस मिश्रण का सीपी कितना होगा। देखो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, अगर ये सीपी है तो ये भी मिश्रण का भी सीपी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और 25% लाभ हो रहा है। तो ये जो 80 है ये एसपी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 80 वाले एसपी को पहले सीपी बनाना पड़ेगा। तो 25% लाभ का रेशियो बना सकते हैं 4 और 5 भाई, मतलब खरीदा होगा 4 यूनिट में तो बेच रहा होगा 5 यूनिट में, तो आप इसमें 5 का भाग देके 4 से गुणा कर सकते हैं। तो 5 का भाग देंगे 16 होगा, और 16 4 64 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिश्रण का सीपी होगा वो 64 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। अब आप एलिगेशन मेथड से रेशियो निकाल सकते हैं, 70 और 64 का अंतर 6 होगा, 60 और 64 का अंतर 4 होगा, और आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 3:2 जो होगा, इस सवाल का उत्तर बन जाएगा 3:2। ठीक है भाई, तो काफी बार एग्जाम के क्वेश्चन में ये सवाल बनता है, तो आपको स्पेशली बस ये ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट था हो सकता है डायरेक्ट सवाल कर दे 60 70 और 80 से, तो ऐसा क्वेश्चन मतलब इस तरह से नहीं हो पाएगा। आपको 80 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने से 25% लाभ हो रहा है, तो ये एसपी है, इसको पहले सीपी बनाना है। ओके ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस का एक और छोटा सा टाइप का क्वेश्चन है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 1056 रुपए और लाभ प्रतिशत 10% है, तो यदि विक्रय मूल्य 800 हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉफिट लॉस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से क्लियर कीजिएगा। मतलब कि एक वस्तु का, एक घड़ी का विक्रय मूल्य अगर 1056 होता है तो 10% लाभ होता है, अगर विक्रय मूल्य 800 हो तो 10%, 800 हो तो उसका हानि परसेंट कितना होगा। देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, जैसा भी आपको चॉइस लगे, आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं पहले तो यहाँ पे कि भाई 1056 में अगर बेचते हैं, यानी 1056 अगर विक्रय मूल्य होता है तो 10% लाभ होता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि 1056 जो है वो 110% के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले यहां से सीपी निकाल सकते हैं। भाई पहले आप सीपी निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास एसपी है, भाई पॉइंट सिंपल है, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि 1056 में अगर आप बेच रहे हो, ठीक है भाई, इसको ऐसे रहना दो, 1056 विक्रय मूल्य पे 10% लाभ हो रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके पास एसपी और साथ में लाभ हानि परसेंट हो तो आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। 10% लाभ का मतलब होगा खरीदा होगा, यानी कि सीपी अगर 100 यूनिट होगा तो एसपी 110 यूनिट होगा। तो ये जो 1056 है ये 110 यूनिट के बराबर है, तो आप 1056 में 110 का भाग देंगे और सीपी चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। तो 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 11 नाम 99 होगा, 6 बचेगा 66 होगा, तो 960 रुपए आ गया। यानी 1056 में 10% लाभ हो रहा है तो 110 यूनिट के बराबर है, आप 100 से गुणा करेंगे, सीपी 960 आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि इस वस्तु का सीपी 960 रुपए है, और वो पूछ क्या रहा है 800 अगर विक्रय मूल्य हो, यानी 960 में खरीद के अगर वो 800 में बेचता है तो उसका लाभानी परसेंट क्या होगा। तो बताइए 960 में खरीद के 800 में बेचेगा तो उसे जो हानि होगी वो 160 की हानि होगी, सही है। और अगर 160 की हानि होगी कितने पे भाई, 960 पे, तो 960 पे हानि होगी, तो इसको डिवाइडेशन अगर आप करेंगे तो ये 1/6 बनेगा। 16 में होता है तो 1/6 बनेगा, और 1/6 का मतलब होता है 16.666% यहाँ पे बनेगा। ओके भाई ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक बढ़िया आसान तरीका है। आप फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक तरीका और इन क्वेश्चनों में होता है, हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें सीपी का जो मान आए वो कैलकुलेट ना हो पाए, तो हम एक डायरेक्ट तरीका भी लगा सकते हैं जिससे कि हम सीपी के बिना इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि अगर आप 1056 में बेचते हैं, 1056 अगर विक्रय मूल्य होता है 10% लाभ होता है, तो 1056 110% के बराबर है। और आपको पता ये करना है कि 800 जो विक्रय मूल्य है उस पर लाभानी परसेंट क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में ये बताया कि 1056 रुपए 110% के बराबर है, मुझे ये पता करना है कि 800 रुपए कितने परसेंट के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपको ये पता करना है कि 800 रुपए कितने परसेंट के बराबर है, तो आप पहले ये पता करो 1 रुपए का परसेंटेज कितना होगा, और 1 रुपए का परसेंटेज निकालने के लिए हमें 110% में 1056 का भाग देंगे और उसको फिर 800 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 रुपए का परसेंटेज आ गया, उसको 800 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो,
इसको कैलकुलेट करने पे जो भी आंसर आएगा वो 800 वाले एसपी का परसेंटेज आएगा, ठीक है, 800 वाले एसपी का रेशियो आएगा परसेंटेज में जो भी है। तो चलो हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, वही 11 से डिवाइड करते हैं, 10 हो गया। यहाँ पे अगर आप 11 का भाग देंगे तो ये 96 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप 16 से डिवाइड कर सकते हो, या तो जैसे 16 पंजे 80 हो गया और 16 छियानी 96 हो गया, उसके बाद ये 25 होगा और ये 3 होगा। तो कुल मिला के ये हो गया कि 250/3% आ गया। और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 3 × 24 होगा और ये 33.33 मतलब 33.33% आएगा। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो 800 रुपए वाला विक्रय मूल्य है ये 83.33% के बराबर है, और ये एसपी का परसेंटेज है। और आप जानते हैं सीपी हमेशा 100% होता है, यानी आपने खरीदा 100% में, और अगर आप 800 में बेच रहे हो तो आपको जो मिल रहा है वो 83.33% मिल रहा है। तो ये 100 से कितना कम है भाई, ये वाला जो परसेंटेज एसपी का है वो 100 से कितना कम है, तो ये 16.66% कम है, और यहीं से सवाल का आंसर बन पाएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये वाला सॉल्यूशन बढ़िया है, ये वाला सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस अगर बोले इस बात के अकॉर्डिंग तो इस वाले सॉल्यूशन से ज्यादा अच्छा ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जब ओवरऑल आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में कम टाइम जो लगेगा वो इधर वाले सॉल्यूशन में लग पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। ओके भाई, ठीक है। तो जैसे अगला जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो साझेदारी के टॉपिक का क्वेश्चन है, और जैसे मैंने बताया कि लास्ट 3-4 क्लासेस में हमने साझेदारी का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं किया। साझेदारी जो है वो एक रेशियो का ही पार्ट है, और एग्जाम में अगर देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन साझेदारी के बनते नहीं है। फिर भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जो साझेदारी के एग्जाम में बन जाए, मतलब कुछ क्वेश्चन होने के चांस है, तो आप इग्नोर ना कीजिएगा और अच्छे से इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। देखो साझेदारी का टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, ऐसा कोई लॉन्ग प्रोसेस में होता नहीं, ना कुछ ज्यादा टाइप होता है। वैसे आपको एक तो छोटी सी बात ये ध्यान रखना है कि साझेदारी के टॉपिक में जो लाभ होता है वो पूंजी गुणा समय होता है भाई, ठीक है। यानी कि अगर आपको लाभ निकालना है तो साझेदार की पूंजी और समय को, यानी पूंजी और समय को गुणा करने से जो आएगा वो लाभ आएगा। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि XYZ ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4000, 6000 और 8000 पर निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3, 2 और 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। कुल लाभ 56,000 है, तो वाई का लाभ क्या है? तो एक बहुत ही बेसिक और रेगुलर सवाल है। आगे हम वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और बढ़िया मॉडरेट लेंगे साझेदारी के। तो क्वेश्चन ये है कि XYZ 3 साझेदार है जो एक व्यवसाय में 4000, 6000, 8000 की पूंजी लगाते हैं, तो ये इनकी पूंजी है, और 3, 2 और 4 इनका समय। तो मेरे पास पूंजी और समय है, और आपको पता करना है 56,000 के कुल लाभ में से वाई का हिस्सा कितना होगा। तो मुझे चाहिए इन XYZ, मुझे ये समझना है सबसे पहले कि जो 56,000 का टोटल लाभ है इसका जो बंटवारा होगा वो XYZ के अनुपात में, वो किस अनुपात में होगा, यानी मुझे इनके लाभ का अनुपात चाहिए। और ध्यान रखिएगा लाभ का अनुपात होता है इन साझेदारों की पूंजी और समय को गुणा करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्स ने जो पूंजी लगाई वो 4000, यानी एक्स, वाई और जेड इनकी पूंजी गुणा समय करेंगे। टाइम बचाना हो तो आप 4, 6, 8 ले सकते हो, वरना थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो एक्स ने 4000 की पूंजी लगाई 2 साल के लिए, वाई ने 6000 रुपए की पूंजी लगाई है कितने साल के लिए भाई, सॉरी एक्स ने जो पूंजी लगाई वो 3 साल के लिए लगाई है। तो 4000 इंटू 3 हो गया, 6000 इंटू 2 हो गया, और जेड की जो पूंजी है वो 8000 है, गुणा किससे भाई, 4 से होगा। अब जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और यहां अगर आप डिवाइडेशन करें तो ये 12 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, ये 8 चौक 32 हो रहा है, ठीक है। 4 से एक बार डिवाइड कर लो या तो पहले, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4, ये वाला 4, और यहाँ पे 6 दूनी 12 है, तो ये 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ जाएगा 3:3:8 आ गया। ये जो 3:3:8 आया है ये XYZ के लाभ का अनुपात होगा। एक्स का लाभ 3 यूनिट, वाई का लाभ 3 यूनिट, जेड का लाभ 8 यूनिट है। तो जो 56,000 है वो तीनों का टोटल लाभ है, तो ये 8 और 6 कितना होगा, 14 यूनिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 56,000 टोटल लाभ है ये 14 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4000 होगा, और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4000 होगा तो वाई का हिस्सा कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो 4000 को आप 3 से गुणा करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो 12,000 बन पाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा पैटर्न आपके दिमाग पर रहे वो चीज कर लेते हैं। तो अब साझेदारी का एक क्वेश्चन हमने और लिया है, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये है कि अनुज ने 30,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, और 6 महीने बाद अजय 45,000 की पूंजी के साथ उसके साथ व्यवसाय में जुड़ गया। 3 महीने के बाद अंकित 60,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 है, तो लाभ में से अनुज का हिस्सा क्या? मैंने बोला साझेदारी लंबा टॉपिक नहीं है। पिछला एक क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया कि कुछ समय बाद कोई व्यापार में शामिल हो। 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, मात्र 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो साझेदारी का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि अनुज ने 30,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया।
और 6 महीने बाद अजय 45,000 की पूंजी के साथ शामिल हुआ है। तो रेशियो बना लेते हैं भाई, इनकी पूंजी और समय है अपने पास, तो पूंजी और समय को गुणा करके रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले अनुज की बात है, तो जो अनुज है उसने 30,000 रुपए की पूंजी लगाई है और उसका समय 12 महीने होगा। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है वो अजय है, और जो अजय है वो 6 महीने बाद 45,000 की पूंजी लगाता है। इसका मतलब है उसकी 45,000 की पूंजी उसे 6 महीने का लाभ मिलेगा। तो उसका हो गया पूंजी इंटू समय 45,000 इंटू 6। और उसके बाद अंकित तीसरा व्यक्ति है, और ये जो अंकित है वो 3 महीने बाद, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि अजय ने जो 45,000 की पूंजी लगाई है उसके भी 3 महीने बाद, तो 6 और 3 9 महीने बाद हो गया। तो ये व्यापार में इसका समय ओनली 3 महीने रहेगा, तो 60,000 की पूंजी इंटू 3 महीने का लाभ हो गया। चलो आप पहले इनकी पूंजी और समय का रेशियो बनाएंगे। तो बेसिकली 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल आउट होगा। उसके बाद आप 15 से डिवाइड कर सकते हो, 2 15 × 45, 15 चौक 60 होगा। उसके बाद ये 12 है, इसमें 36 18, 6 से कट जाएगा भाई, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, ये 6, और ये 4 3 12 होता है, तो 6 से काट के 2 हो गया। तो यहाँ पे रेशियो बनेगा 4:3:2 का रेशियो बनेगा। तो ये जो 4:3:2 का रेशियो आया है ये इनके लाभ का अनुपात होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लाभ 18,000 दे रखा है, ये जो टोटल 18,000 रुपए का लाभ दे रखा है, ये 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट का मान 2,000 होगा, और आपसे अनुज का लाभ पूछ रहा है, तो अनुज का लाभ कितना है, 4 यूनिट है। तो 2,000 इंटू 4 का मतलब हो गया 8,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। आप सभी स्टूडेंट का ये थोड़ा सा जिज्ञासा रहता होगा कि टफ क्वेश्चन होने चाहिए भाई, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम का सिलेक्शन नहीं करवाता, रेगुलर क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छे से क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे, सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं के आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर और कम समय में रिजल्ट मिल पाएगा। चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पे 3 पेन की लागत मूल्य के बराबर, लागत के बराबर हानि होती है, तो एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, जिसमें तो यही बोला जाता है कि 18 पेन का सीपी 21 पेनों के एसपी के बराबर होता है। ऐसा भी सवाल आपने देखा होगा, 18 पेनों का सीपी 21 पेनों के एसपी के बराबर है। तो यहां से तो सिंपल होगा, 18 का सीपी जो होगा 21 के एसपी के बराबर होगा, तो यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। एक ये क्वेश्चन होता है जिसमें यहाँ पे अमाउंट नहीं होता, मतलब यही सेम सवाल समझ लो, जिसमें ये नहीं होता है कि 18 पेनों को बेचने पे 3 पेन की लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, और लास्ट में एक पेन का क्रय मूल्य पूछने के बजाय पूछता है तो बताओ उसका लाभ, या जैसे हानि हो रहा है तो आपसे हानि % पूछता है। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूँ भाई, पॉइंट जो भी है, अमाउंट नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये होता है 18 पेन को बेचने पे 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, तो बताओ उसका हानि % क्या है। अब उसको हानि % नहीं पूछना था, एक पेन का क्रय मूल्य अमाउंट में पूछना था, इसलिए उसने एक अमाउंट दिया है सवाल में। तो 18 पेन को 360 में बेचने पे 4 पेन की लागत के बराबर हानि होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में 360 बात की बात है, मतलब आपको ये समझ में आ गया, 18 पेनों को 360 में बेच रहा है, इसका मतलब ये जो 360 रुपए है ये 18 पेनों का एसपी है। यानी वो 18 पेनों को बेच रहा है 360 रुपए में, तो ये 360 रुपए 18 पेनों का एसपी है। अब जब वो 18 पेन बेचता है तो उसे 3 पेन की लागत, लागत का मतलब है सीपी के बराबर हानि होती है। क्या होती है भाई, हानि होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बता रखा है भाई, आपको इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि उसे 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि उसे हानि हो रही है भाई, और हानि कितने की हो रही है, 3 पेन के लागत के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब आप कह सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये 3 के सीपी के बराबर उसे हानि हो रही है। ठीक है भाई, तो 3 के लागत का मतलब सीपी हो गया, तो 3 के सीपी के बराबर हानि होता है, तो ये जो 3 का सीपी है ये उसकी हानि है। अब तुम्हें पता होगा 3 का सीपी अगर हानि है तो हानि जो होता है वो सीपी और एसपी का अंतर होता है। मतलब ये जो 18 पेन आप बेच रहे हो, इन 18 पेनों को आपने जितने में खरीदा वो सीपी, इन 18 पेनों को जितने में बेच रहे हो वो उनका एसपी, तो 18 पेनों के सीपी और 18 पेनों के एसपी का अंतर होगा ये हानि। और हानि वाली कंडीशन में सीपी ज्यादा होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इस बात को कि 18 पेनों के सीपी और 18 पेनों के एसपी का जो अंतर होगा वो ये हानि होगा, और हानि कितना होगा, 3 पेनों का सीपी होगा। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 पेन का जो तीन का जो सीपी है वो इधर आके 18 में से घटेगा, इसका मतलब 15 पेनों का जो सीपी होगा वो 18 पेनों के एसपी के बराबर होगा। 15 पेनों का सीपी 18 पेनों के एसपी के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि 18 पेनों का जो एसपी है वो कितना है,
360 है भाई। ये 360 क्या है? 18 पेनों का एसपी है, तो ये 18 पेनों का एसपी जो होगा वो 360 के बराबर है। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि जो 18 पेनों का एसपी 360 रुपए है, ये 15 पेनों के सीपी के बराबर है। तो 15 पेनों का सीपी 360 के बराबर है। आपको एक पेन का सीपी निकालना है तो आप 360 में 15 का भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 24 होगा, यानी कि एक पेन का जो क्रय मूल्य होगा वो 24 रुपया होगा। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा होता तो उसका हानि प्रतिशत कितना है, तो उसे 360 अमाउंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, अगर हानि पूछा होता तो यहीं से सवाल हो जाएगा भाई। यानी 15 पेनों का जो सीपी है वो 18 पेनों के एसपी के बराबर है। आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, और रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये 3 से घटेगा भाई, और 3 से घट के 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसे 1/6 मतलब 16 से ही 2/3% की हानि हो रही है। तो अगर ये हानि परसेंट पूछा होगा तो 360 क्वेश्चन में देगा नहीं, और फिर आप इतना तो वही सेम सिमिलर सॉल्यूशन रहेगा, यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकाल के आप हानि परसेंट निकाल सकते हैं। ओके भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक डिस्काउंट का काफी रेगुलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, 25%, X% और 15% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 448.8 में बेचा जाता है। तो आपको दिख रहा होगा इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, और इसे बेच रहा है 448.8 एसपी है, और वो 25%, X% और 15% की 3 क्रमागत छूट दे रहा है। क्रमागत छूट का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार पहले तो वस्तु का जो अंकित मूल्य 800 है उसका उसका पहले 25% कम करेगा, फिर उसका 15% कम करेगा, और फिर उसका X% कम करेगा। यानी कि डिस्काउंट में आप 25x और 15 दे रखा है, तो x लास्ट में करो, 15 पहले करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे सामने आए तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हमने किया है, डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका आपको ये होगा कि आप एक बेसिक पैटर्न से लेके चले, जैसे आपको पता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, तो दुकानदार डिस्काउंट कैसे देगा? पहले तो बेस 800 का 25% देगा, तो सबसे पहले 800 का 25% होगा, तो 800 का 25% मतलब 1/4 भाग होगा, और 1/4 भाग का मतलब 200 हो गया भाई। तो पहले तो उसने 200 का डिस्काउंट दिया, तो कम कितना हो गया भाई? 600 हो गया। अब जो अगला 15% का डिस्काउंट देगा, तो फिर 15% जो डिस्काउंट देगा किसका देगा? 600 का। 600 का 15% कितना हुआ? 90 हुआ, और 90 का डिस्काउंट दिया तो 510 आ गया, और फिर 510 का क्या करेगा? ये X% डिस्काउंट देके इसे 448.8 में बेचेगा। तो भाई ये क्या है भाई? आपको पता है 510 क्या है? एमपी है, अंकित मूल्य एमपी है, और X% छूट देके 448.8 में बेच रहा है। तो ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चन आपको मिला होगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और एसपी अगर अपने को पता है तो यहाँ से छूट परसेंट निकाल सकता है। तो वो क्या कर रहा है? 510 वाले मूल्य को कम करके 448.8 में बेच रहा है। तो पहले तो ये पता करो कितना कम करके बेच रहा है, मतलब दोनों का अंतर करेंगे वो छूट होगा। तो 510 में से 448 घटाएंगे तो कितना बचेगा? मतलब कि 52 और 10 62, और 62 में 0.8 घटाएंगे तो 61.2 आना चाहिए। तो 61.2 का डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है। तो कुल मिला के उसने 61.2 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, कितने पे? 510 पे, और आप इसमें 510 का भाग देके गुणा करेंगे किससे? 100 से। तो ये वाला पॉइंट से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और अगर आप डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पे तो 51 का भाग पहले 61 में एक बार जाएगा, 10 बचेगा, आगे से 2 उतारेंगे 110 होगा, और 102 होगा, 102 में 51 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 12% जो होगा वो इस X% छूट का वैल्यू होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा तरीका है, आप जब 4 5 10 सवाल आप करेंगे एग्जाम के लिए तो समझ में आ पाएगा। ओके भाई, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो एक एवरेज का क्वेश्चन है। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ये पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी, तो औसत, सही औसत क्या होगा? ठीक है भाई, तो एक रेगुलर और फेमस सवाल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गलती बताता है कि एक छात्र की जो उम्र थी, एक छात्र की आयु थी 9 वर्ष थी, गलती से हमने उसको 15 वर्ष ले लिया, तो गलती वाला एक सवाल होता है, आपसे सही औसत पूछ रहा है। देखो बहुत ही सिंपल और आसान सा पॉइंट है, मतलब अगर आप एवरेज का बेसिक जानते हैं कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि एक औसत आयु गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई थी, सही औसत क्या होगा? मतलब ये कहना ही चाहता है कि एक छात्र की जो रियल एज थी वो 9 वर्ष थी, और गलती से हमने उसको 15 वर्ष ले लिया। ठीक है भाई, मतलब उस छात्र की जो आयु थी वो 9 वर्ष थी, और हमने गलती से 15 वर्ष ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना लेना था उससे 6 वर्ष ज्यादा ले लिया। भाई 9 और 15 का अंतर कितना है? 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने, भाई हमें 9 जोड़ना था, भाई उसकी उम्र हमें 9 ऐड करनी थी, हमने गलती से 15 ले लिया, तो जितना लेना था उससे 6 ज्यादा ले लिया। अब जितना लेना था उससे आपने गलती से 6 ज्यादा ले लिया, तो अगर आप गलती को ठीक करना चाहते हैं तो आप 6 कम कर दीजिए भाई, सिंपल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल होगा उस टोटल में 6 की कमी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 6 की कमी होगी, 6 वर्ष की जो कमी होगी, वो सभी 30 छात्रों का जो टोटल था उस टोटल में कमी होगी। अब यहां से एक एवरेज का कंसेप्ट आप लगा सकते हो। अगर 30 छात्रों के टोटल में 6 की कमी होगी तो प्रत्येक छात्र का जो एवरेज है ना 15, प्रत्येक छात्र का जो एवरेज 15 वर्ष है उसमें कितने की कमी होगी, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 में 30 का भाग दे सकते हैं। और भाग देंगे तो 1/5 का मतलब है 0.2 वर्ष की कमी होगी भाई, ठीक है। तो सभी के टोटल में 6 वर्ष की कमी होगी, और अगर ये 6 वर्ष की कमी 30 लोगों के टोटल में होगी तो प्रत्येक का जो इक्वली मान होगा उसमें 0.2 की कमी होगी। मतलब कि अगर इनका एवरेज 15 था तो जो सही एवरेज होगा वो 15 से 0.2 कम होके 14.8 वर्ष होगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। ओके भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई, ठीक है। तो एक सीरीज वाला पैटर्न है, तो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कम फेस करते हो आप, तो थोड़ा सा एक बार देखिएगा। आरपीएफ की कुछ पेपर्स में मैंने सवाल देखा, या आरपीएफ एसआई के पेपर्स में कुछ सवाल थे, तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता है कि उन सभी 3 अंकों की संख्या, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा जो 20 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि 3 अंकों वाली वो संख्या कौन कौन सी है जिनमें 20 का भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से पहला जो 3 अंक का नंबर होगा, पहला जो 3 अंक का नंबर होगा वो 100 होगा जिसमें 20 का भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो नंबर होगा वो 20 का भाग जाने वाला, वो इससे 20 ज्यादा होगा, तो 20 ज्यादा होगा, फिर 140 होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला नंबर, सीरीज बना रहे हो। लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा जिसमें 20 का भाग जाता है, तो देखो 20 का भाग उसमें जाएगा जिसका इकाई अंक 0 होगा, ये कन्फर्म और सम होगा। तो इसका वाला 990 में तो 990 हो सकता है, लेकिन 990 में भाग नहीं जाएगा भाई, तो 980 में जाएगा। मतलब आखिरी नंबर 980 है, दिमाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। लास्ट में 999 होता है, तो तुम्हें पता है 20 का भाग जाने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो या तो 990 या 980 होगा या 970 होगा। अब देख पा रहे हो कि 990 में 10 का तो जा रहा है, लेकिन बाकी का जो 99 उसमें 2 का नहीं जा रहा, तो फिर 980 आखिरी नंबर होगा जिसमें 20 का भाग जाएगा। तो ये 3 अंकों वाली उन संख्याओं की सीरीज बन गई जिनमें 20 का भाग जाता है। अब मुझे इन सबका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं भाई, सबके बीच में क्या है, 20-20 का समान अंतर है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मैं इसलिए ये तरीका समझा रहा हूं ताकि आपको हर चीज में अलग अलग माइंड लगाना ना पड़े। एक कॉमन तरीका होता है जिससे तुम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आए जिनमें यदि अंतर समान वाली संख्या हो, अंतर समान वाली संख्या, इनको आप ये भी कह सकते हो कि ये एपी वाली संख्या होती है। एपी मतलब समांतर श्रेणी वाली संख्या। अगर अंतर समान वाली संख्या हो और मुझे उनका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एन मतलब नंबर, यानी इस सीरीज में टोटल नंबर कितना है, तो टोटल नंबर लिखो, और नंबर के बाद में आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हो। तो ये एपी वाली जितनी भी सीरीज होती है, मतलब कि जिनमें अंतर सेम होता है, उन समान अंतर वाली संख्याओं की कोई भी सीरीज का अगर योग निकालना है, तो पदों की संख्या, मतलब यहाँ पे एन का मतलब नंबर हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे इन सबका टोटल करना है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो इजीली दिख ही रहा है। फर्स्ट नंबर 100 है, लास्ट नंबर 980 है, और मुझे स्पेशली पता करना है कि नंबर कितने हैं, मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। देखो टोटल नंबर निकालने के 2 तरीके हैं, मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर जो दिख रहा है आपको 100, ये क्या है, ये 20 × 5 है, और लास्ट वाले नंबर में अगर आप 20 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, तो 20 × ये 49 आएगा। भाई 980 क्या होता है, 49 का 20 गुना होता है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि 5 से शुरू हो रहा है, जैसे ये क्या है 20 × 5 है, अगला क्या होगा 20 × 6 होगा, अगला क्या होगा 20 × 7 होगा, और लास्ट वाला 20 × 49 है। तो ये काउंटिंग चलेगी, 5 6 7 8 49 तक हो गया। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस पूरी सीरीज में नंबर कितने हैं, तो आखिरी में नंबर कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। इसका मतलब 49 में से माइनस कर दो, 5 से पहले कौन बच गया, 1 2 3 4 बच गया, तो 4 माइनस कर दो, मतलब टोटल सीरीज में नंबर कितने हैं, 45। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर एक कॉमन तरीका भी होता है अगर आप निकालना चाहो तो, भाई नंबर निकालने का। कल को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भाई ये भी तो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जिनमें 20 का भाग जाता है। तो अगर आपको नंबर निकालना है तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन D+1। ये भी एक पैटर्न होता है कि आप आखिरी वाली संख्या में फर्स्ट वाली संख्या घटा के उसमें अंतर D का भाग देके एक जोड़ सकते हैं, वो भी पैटर्न है।
चलो भाई, टोटल पता चल गया आपको कि इस पूरी सीरीज में नंबर कितने 45 है। अब मुझे इन सबका क्या करना है, योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले नंबर 45, उसके बाद मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ना है। तो फर्स्ट नंबर 100 है, लास्ट नंबर 980 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1080 होगा। और 1080 में हम 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे अगर आप 2 का भाग देंगे तो 540 आएगा। अब मुझे क्या करना है, 540 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 45 से। तो आप एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हो, 45 को 540 से गुणा करने का इजी तरीका, 45 का डबल कर दो 90 और 540 का आधा कर दो 270। तो थोड़ा इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 9 को केवल 27 से गुणा करना है, तो 180 और 9 63 कितना होगा, 243 होगा। और 243 के आगे जीरो, 2 जीरो लगाएंगे तो 243 डबल जीरो हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत इसी तरह से चीजें क्लियर कर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला तो हो गया आपका योग निकालने का। मतलब योग निकालना हो तो नंबर फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देंगे। अगर इन्हीं सवालों में अगर आपसे योग पूछने के बजाय औसत पूछ लेता, ठीक है भाई, काफी बार सवाल आते हैं ये भी, तो औसत अगर पूछ लेता तो औसत निकालने का आसान तरीका सिर्फ इतना सा है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, ये योग है। और औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग में संख्या का भाग देते हैं। तो जब इसी योग में आप नंबर n का भाग दोगे तो n से n कट जाएगा और एवरेज हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो अगर इसी बात के आधार पे ये भी चीज समझ लेंगे तो बेटर होगा। अगर जिन संख्याओं में अंतर सेम होता है, अगर उनका एवरेज पूछ रहा है, तो सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे तो 1080 होगा, और 1080 में 2 का भाग देंगे तो ये जो 540 दिख रहा है इनका एवरेज होगा। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने और लिया है, वो भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो जैसे एक और क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाज्य है। तो इसमें भी आपसे ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताओ जो 9 से विभाजित है। तो हम पहले सीरीज बना लेते हैं भाई, 2 अंक वाली उन संख्याओं की सीरीज बना लेते हैं जिनमें 9 का भाग जाता है। तो सबसे पहला नंबर जो होगा वो 18 होगा भाई, अगला नंबर 27 होगा, और लास्ट वाले नंबर की बात करें तो जैसे 90 99 होगा। तो 2 अंक का आखिरी नंबर 99 होगा जिसमें 9 का भाग जाता है। सबके बीच में 9 9 का समान अंतर होगा। मुझे इन सबका योग निकालना है, वही फॉर्मूला होगा, एन फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो सबसे पहले एन निकालेंगे। एन निकालोगे तो ये दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला नंबर 9 इंटू 2 है और लास्ट वाला नंबर 9 इंटू 11 है। तो एन का मतलब होगा कि आप 11 में से 1 कम कर दो भाई, 10 है। क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 से लेकर 11 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 11 संख्याओं में से फर्स्ट नंबर ही तो नहीं है 9 इंटू 1। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। अब इन सबका अगर आपको योग निकालना है भाई, सबका अगर आपको सम निकालना है, तो सबसे पहले n का मान 10 होगा। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे तो 99 में 1 जोड़ा 100, 117 होगा। और 117 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 585। इन सबका योग होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर योग ने पूछा होता और आपसे क्या पूछा होता, एवरेज पूछा होता, तो कुछ नहीं करना होता, फिर आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ते और जोड़ेंगे तो 117 आएगा। और उसमें अगर आप 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा भाई, 58.5 जो होगा इनका एवरेज होगा। ओके, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। ओके भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के टॉपिक का एक क्वेश्चन है, और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि ए किसी कार्य को 3/8 भाग, ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिन में पूरा करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही। देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे ये समझाना था, मतलब आप पेपर के सवाल अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज मिलेगी कि ए जो है वो किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में करता है ना, जो पूरा काम था उस पूरे काम का 3/8 भाग 36 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा काम 8 है तो वो ए जो है वो उसमें से 3 काम 36 दिन में करता है। बट आपको एक लॉजिक पता होगा, शायद आपको एक छोटा सा लॉजिक पता होगा, कहीं भी अगर मेरे सामने ये चीज आ जाए कि ए किसी काम का 3/8 भाग 36 दिन में करता है, तो अगर मुझे ये पता करना हो कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप इस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टा करके मतलब व्युत्क्रम करके मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 8/3 होगा। तो 36 को अगर आप 8/3 से गुणा कर दोगे तो ये ए के पूरे काम का समय आएगा। एक छोटा सा लॉजिक है। इसी प्रकार आप जानते हैं बी उस काम का आधा भाग 27 दिन में करता है। अगर आधा काम 27 दिन में करेगा तो पूरा काम का समय डबल होगा, तो 27 इंटू 2 हो गया। अब चलो, अगर आप एक काम करें, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, समय का रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैं इनके, ये समय हो गया इनका, ए के पूरे काम का समय, बी के पूरे काम का समय, मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं। और जब आप रेशियो निकालेंगे तो 9 का 4 गुना 36 होगा, 9 का 3 गुना 27 होगा, और 2 का भाग अगर आप इसमें देंगे तो 2 होगा। इसका मतलब है कि इनके समय का जो अनुपात होगा
वो 3:9 हो जाएगा भाई, 16:9 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये किसका अनुपात है, टाइम का रेशियो है भाई, ठीक है। अब बताए समय का अनुपात अगर 16:9 होगा तो इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो 9:16 होगा, और ये इनकी कार्य क्षमता है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है वो एक बार देखिएगा। आपसे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो आपको फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दिख रहा होगा। ये बोल रहा है ए बी से कम कुशल है। तो आप मुझे बताओ, ए की कार्य क्षमता 9 यूनिट है, बी की कार्य क्षमता 16 है, तो ए की कार्य क्षमता बी से कम ही तो है, तो ए बी से कम कुशल है। इसका मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 दिन में करता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको भाई, ए और बी मिलकर उस काम का 11/15 भाग 36 दिन में करता है, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि मतलब बेसिक कर लेते हैं, तो पहले हम पूरा काम निकालते हैं भाई। दिख रहा है ना, पूरे काम का 11/15 भाग निकालना है, तो पूरा काम निकालने के लिए आपके पास बी का समय है। 20 काम को 27 का डबल कितना था, 54, यानी 20 काम को 54 दिन में करता है और उसकी कार्य क्षमता 16 है, तो ये हो गया पूरा काम। 54 × 16 पूरा काम हो गया। अब इस पूरे काम का 11/15 भाग निकालना है, तो ये 11/15 भाग हो गया। और मुझे ये पता करना है कि इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता टोटल 25 होगी, और 25 का भाग देने पे क्या आपको लगता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, 36 आएगा। तो आप मुझे बताओ 54, 16 और 11 में 15 और 25 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, इसका मतलब है इसका रिजल्ट 36 नहीं आ सकता। तो मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट आपका राइट होगा, मतलब कि बी ऑप्शन ओनली फर्स्ट। ओके भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा टाइप हम बताते हैं अगले दो क्वेश्चन में, और मेंसुरेशन का टाइप है, काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में रेगुलर रिपीट होता है ये। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत बार, जिनमें ये बोला जाता है कि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि, ऊंचाई में 30% कमी, तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि कमी। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज होता है इस पॉइंट में, और अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है, तो शायद आज टाइप आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो एक छोटी सी बात आपको समझना है कि बेलन के आधार की, मतलब आप दो क्वेश्चन पढ़ के, मतलब मात्र इन दो क्वेश्चन से आप पूरा टाइप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, यानी बेलन की जो त्रिज्या है उसमें 20% वृद्धि और ऊंचाई में 30% की कमी कर रहा है, तो आपसे आयतन में वृद्धि कमी पूछ रहा है। देखो आपको क्या करना है, ये समझ लीजिए सवाल बेलन का है ही नहीं, मतलब ये बेलन के आयतन से रिलेटेड सवाल ही नहीं है। सिर्फ आपको इतना सा एक नॉलेज होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो πr²h होता है। एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब आपको ध्यान से बस ये देखना है कि इस फॉर्मूले में πr²h जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो त्रिज्या है ना r, त्रिज्या जो r है उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो त्रिज्या का स्क्वायर होने का मतलब है कि यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, r × r। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे त्रिज्या अगर 2 बार है, तो ये जो त्रिज्या में 20% वृद्धि हो रही है, ये जो त्रिज्या में 20% वृद्धि हो रही है, और फॉर्मूले में त्रिज्या अगर 2 बार है, तो ये 20% वृद्धि आपको 2 बार काउंट करनी है। ओके भाई, तो 20% वृद्धि, 20% वृद्धि 2 बार होगी। इसी प्रकार इसने बोला ऊंचाई में 30% की कमी कर रहा है, और यहां ऊंचाई कितनी बार है, एक ही बार है, तो 30% कमी एक ही बार होगी। अब आप समझ लीजिएगा ये सवाल क्या बन गया, इस तरह से क्वेश्चन बन गया ये कि अगर कोई संख्या में, मतलब अब आप मेंसुरेशन भूल जाओ, परसेंटेज में आ जाओ। परसेंटेज में हमने क्रमागत वृद्धि कमी पढ़ा था। अब सवाल ये बन गया कि किसी संख्या में अगर 20% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि और फिर 30% कमी हो, तो बताओ टोटल वृद्धि कमी कितनी होगी। तो या तो मेरे भाई आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे 20% की 2 बार वृद्धि होगी, तो 20 + 20, मैं लिख के बता देता हूँ थोड़ा, हालांकि 1 सेकंड में आ जाएगा। 20 20 20 20 20 40 होगा, और 4 और हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो बता देते हैं थोड़ा सा, 20 + 20 + 20 × 20/100 करेंगे, तो ये ओवरऑल मिला के 44 होगा। तो 44% वृद्धि। अब 44% वृद्धि और 30% कमी है, तो 44 - 30 - 44 × 30/100 होगा। ठीक है भाई, तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 × 3 = 12 होगा, और 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 होगा, और 10 का भाग देंगे तो 13.2 हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो जब आप 44 में से आप पहले 30 घटाओगे, 44 में से 30 घटाओगे तो 14 बचेगा, और 14 में से 13.2 घटाओगे, माइनस का है भैया, तो 0.8% बचेगा, वो भी प्लस वाला, इसका मतलब 0.8% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आप सक्सेसिव फॉर्मूला पसंद नहीं करते यहाँ पे, तो फिर आप 100 वाला तरीका लगा सकते हो। जैसे भाई 20% वृद्धि है, तो हम कह सकते हैं 120, फिर 20% वृद्धि 120, 30% कमी 70, ऊपर जितनी संख्या होगी उससे एक कम, नीचे 100 लगाना है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 होगा, बाकी को आप मल्टीप्लाई कर लो। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 को 7 से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 7 × 28 होगा,
और 14 सत्तर 98 होता है, और 98 और 2 100 होगा, और इसमें अगर आप 10 का भाग देंगे तो 100.8 आ रहा है। तो ये 100 से कितना ज्यादा आ रहा है भाई? 100 से जितना ज्यादा आ रहा है उतने परसेंट की वर्दी, कम आ रहा है उतने परसेंट की कमी है। इसका मतलब 0.8% की वर्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। परसेंटेज अगर आपको आता है थोड़ा सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझना, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि करता है, तो बताओ उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फॉर्मूले में आर का क्यूब हो रहा है, त्रिज्या का क्यूब हो रहा है, मतलब वहां पे त्रिज्या 3 बार है, तो त्रिज्या में जो परसेंट वृद्धि हो रही है वो कितनी बार होगी? 3 बार होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी कैटेगरी का। जैसे एक क्वेश्चन और है कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% कमी की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि कमी होगी? अब आप जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक एक बार है। तो जो लंबाई में 20% वृद्धि है वो एक बार होगी, लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 25% कमी और ऊंचाई में 30% की कमी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 20% वृद्धि, 25% वृद्धि और 30% कमी का आपको सक्सेसिव निकालना है, टोटल वृद्धि कमी निकालना है। तो सबसे पहले ये दो ले सकते हैं भाई। तो 20% वृद्धि और 25% वृद्धि है तो दोनों जुड़ेंगे, तो 20 + 25 प्लस 20 × 25/100 होगा, और ये इसको काटेंगे तो 25 का 20 से गुणा करेंगे तो 500 होगा और 5 बचेगा, और ये ओवरऑल मिला के 50% आ गया। अब 50% वृद्धि और ये 30% कमी, तो 50 - 30 - 50 × 30/100 होगा। और यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 50 में से 30 घट गया, 20 बचे, और 20 में से कितना 15 और घटेगा तो 5% आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो 5% की वृद्धि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी, 5% की वृद्धि मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, चले तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो इस सफर में हमारा साथ दी हो। और सभी तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, जितना आप शेयर कर सकते हैं करें, और आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा या जैसा भी आपको फील होता है, वो जो भी आपकी फीलिंग है वो हम तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।